हाय फ्रेंड्स, आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। आज मैं आपके सामने NIOS क्लास 10 का अप्रैल का 2025 का पेपर लेकर आई हूँ। ये पेपर था सेट सी। ये पेपर मुझे निरंजन ने भेजा था, सो थैंक यू सो मच निरंजन। दिस वाज रियली हेल्पफुल। आइए शुरू करते हैं पेपर। सबसे पहले मिलते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस। दोस्तों, जनरल इंस्ट्रक्शंस को हल्के में मत लेना, क्योंकि इसमें वो टिप्स होती हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी अपने पेपर करने में। आपको 2:15 बजे पेपर मिल तो जाएगा। आपको चेक क्या करना है? आपको देखना है कि उसमें 35 क्वेश्चंस हैं कि नहीं, उसमें 16 पेजेस हैं कि नहीं। उस टाइम को आप अपने क्वेश्चंस रीड करने के लिए भी यूटिलाइज करेंगे। जैसे आप देखेंगे आपको इसमें से कौन सा क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, उस क्वेश्चन पर टिक लगा देंगे या उस क्वेश्चन पर डॉट लगा देंगे। या फिर आप देखोगे कि पैसेज आप रीड कर पा रहे हो कि नहीं। तो आप अपने 15 मिनट्स को फ्रूटफुली कैसे ढंग से यूटिलाइज करो, वो जरूर करना। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ बस पेपर देख लिया और बैठ गए ऐसे ही। राइट, ट्राई टू यूज दोज 15 मिनट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं इसके दूसरे वाले इंस्ट्रक्शंस पे, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है और उसमें आपको कितने वर्ड्स में आंसर करना है। तो सबसे पहली चीज आपको पता ही होगा कि 35 क्वेश्चंस होते हैं। पूरा का पूरा पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। सारे ही क्वेश्चंस कंपलसरी हैं अनलेस वहां पर कोई चॉइस गिवन है। इंटरनल चॉइस जहां पर होगी आपको वहीं पर एक करना होगा दो में से, अदरवाइज कोई खास चॉइस नहीं दी जाती। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, तो कोशिश कीजिए कि पूरा पेपर करें, कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें। आपको नहीं भी आता फिर भी कुछ ना कुछ लिख देना, खासकर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको छोड़ के आगे बढ़ गए। लेकिन हो सकता है आप जो आंसर मार्क करो, चाहे तुक्के से ही मार्क करो, हो सकता है वो ठीक निकल आए। सो इंस्टेड ऑफ लीविंग द क्वेश्चन, ट्राई टू अटेम्प्ट द होल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इससे आपके कम से कम 4 या 5 नंबर तो बढ़ ही जाएंगे। ओके, अब पार्ट ए जो है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपके MCQ होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, मैच द कॉलम होंगे, वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। आगे आपको बताया जाएगा कि कौन से 2 नंबर के हैं, कौन से 3 नंबर के हैं, कौन से 4 नंबर के हैं, कौन से 6 नंबर के हैं। कहीं कहीं पर एक एक नंबर के भी होंगे। बस ये ध्यान रखना कि 2 नंबर के क्वेश्चन को आप 30 शब्दों में लिखोगे, 3 नंबर के क्वेश्चन को 40 वर्ड्स में, 4 नंबर के क्वेश्चन को 100 वर्ड्स में, और 6 मार्क का जो क्वेश्चन है उसको आपको 150 टू 200 वर्ड्स में देना है। आप देखेंगे कि उसमें वर्ड लिमिट भी लिखी हुई है, तो अगर वर्ड लिमिट है तो आप उसके अकॉर्डिंग चलें। चलिए शुरू करते हैं पार्ट ए से। अगेन आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं एक्सेप्ट जहां पर कोई इंटरनल चॉइस है। तो सेक्शन ए, रीडिंग पैसेज पर चलते हैं। ये आपका अननोन पैसेज होता है। आप इसे कैसे अटेम्प्ट करोगे? सबसे पहले देखो इसमें क्या गिवन है। आफ्टर अ वाइल द डॉक्टर गॉट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द एनिमल्स। अब यहाँ कोई फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन नहीं है, क्योंकि अगर कोई फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता तो वो सिंपल प्रेजेंट में दिया होता। अब क्योंकि ये गॉट टू लर्न है और आफ्टर अ वाइल है, तो ये डेफिनेटली एक कहानी की बात हो रही है। ठीक है, सो रादर देन वेस्टिंग योर टाइम ऑन रीडिंग द होल पैसेज, आप सीधा क्वेश्चंस पर आ सकते हो और देखो कि एनिमल डॉक्टर का क्या मतलब है। ब्लाइंड, पग्स एंड पूडल्स, वेट, स्पेक्टिकल्स। अगर आपको इसका आंसर पता है तो स्ट्रेट अवे मार्क कर सकते हो, अगर आंसर नहीं पता है तो अपने पैसेज में जरूर ढूंढो। तो यहां पर अगर आप देखोगे दैट वेट, वैसे इस तरह के क्वेश्चंस को आपको हमेशा एंड में करना चाहिए, जिसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। तो अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो उसे लास्ट में कर लेना। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, राइट ट्रू फॉल्स। ओल्ड लेडीज, अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? पग्स एंड पूडल्स आप देख रहे हो, ओल्ड लेडीज देख रहे हो, तो फटाफट से इन कीवर्ड्स को मार्क कर लो और आ जाओ पैसेज में। तो आप यहाँ देखोगे कि ओल्ड लेडीज कहाँ पर है, पग्स एंड पूडल्स कहाँ पर है। ओल्ड लेडीज यहाँ है, पग्स एंड पूडल्स यहाँ है। सो यू विल फाइंड योर आंसर ओवर हियर ओनली। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया ट्रू। तो इसी के बेसिस पर आपको इंग्लिश रीड करनी है और अपने आप को बताना है कि इसका ये मतलब है और ये इसका आंसर होगा। डॉक्टर डूलिटिल कुड नॉट अंडरस्टैंड द प्लो हॉर्स व्हाट द प्लो हॉर्स वाज सेइंग। अब यहाँ पर प्लो हॉर्स, हॉर्स तो है, प्लो हॉर्स, सो डेफिनेटली प्लो हॉर्स यहाँ पर है। तो ही वॉज टेरिबली ग्लैड टू फाइंड अ मैन हु कुड टॉक इन हॉर्स लैंग्वेज। अब हु कुड टॉक कहा गया है, तो ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, डेफिनेटली ये फॉल्स हो गया। प्लो हॉर्स क्या चाहता था? एक ग्रीन स्पेक्टिकल्स चाहता था। तो वो भी आप अपने टेक्स्ट में ढूंढोगे, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड टेक्स्ट है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पेपर है। चलिए अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन में आपको कहा गया है आपको एक वर्ड में आंसर देना है। किसकी लैंग्वेज उन्होंने सीखी? उन्होंने सीखी लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स। What did the vet over the hill treat the plow dog horse for? It was Spavins. Who told everyone Dr. Dolittle was becoming an animal doctor? Again ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप कीवर्ड सर्च से ढूंढोगे। ठीक है, told everyone,
एनिमल डॉक्टर। चलिए आपको बताती हूँ कैसे ढूंढना है। टोल्ड एवरीवन दैट डॉक्टर डूलिटिल, आपके ये 3 कीवर्ड्स हो गए। अब आप जाएंगे पैसेज में, टोल्ड एवरीवन डॉक्टर डूलिटिल बिकमिंग एन एनिमल डॉक्टर। सो किसने बताया? इट वॉज द कैट्स मीट मैन। तो कैट्स मीट मैन आपने अपना आंसर दे दिया, राइट। दिस इज हाउ आप आंसर्स ढूंढेंगे। अब चलते हैं सेक्शन बी, राइटिंग पर। अब यहां भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है और उसी की बेसिस पर आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो ये क्वेश्चन है एक नोटिस का। आप हैं प्रिंसिपल सेंट्रल स्कूल पटना के, आपको एक नोटिस लिखना है प्यूपिल्स यानी स्टूडेंट्स को बताते हुए कि स्कूल आवर्स चेंज हो गए हैं 1 नवंबर 2024 से। अब स्कूल 9 AM से शुरू होंगे और 3 PM पर खत्म होंगे। ये चेंज इसीलिए लाया गया है क्योंकि सर्दियां बहुत हार्श हो गई हैं और डेंस फॉग हो गया है। तो आप इसका अप्रोप्रिएट टाइटल क्या लिखेंगे? देखिए, कोशिश कीजिए आप खुद कर पाएं। तो आपका सही टाइटल होगा चेंजेस इन स्कूल स्केड्यूल्स। स्कूल टू बिगिन लेट काफी इनफॉर्मल तरीका है और क्योंकि आप प्रिंसिपल हैं, नोटिस लिख रहे हैं, तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नए स्कूल टाइमिंग्स क्या हैं? हमने यहां पर देखा था 9 बजे से 3 बजे तक, तो हमारा डी आंसर करेक्ट हो गया। ये नोटिस किसने लिखा? अगेन क्वेश्चन में देखो, प्रिंसिपल ने लिखा, ठीक। तो आपका आंसर होगा ए, प्रिंसिपल। इसका अगला सवाल है चेंज जो है वो हार्श विंटर्स को देखते हुए है, तो इसका अप्रोप्रिएट कंक्लूजन सेंटेंस क्या होगा? आप ये कह सकते हैं दीज न्यू स्केड्यूल्स विल बी फॉलोड अंटिल फर्दर नोटिस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जिसमें आपको इसी तरह से जैसे नोटिस दिया था वैसे ही एक आर्टिकल का क्वेश्चन दिया गया है और उसकी बेसिस पर आपको क्वेश्चंस MCQ क्वेश्चंस करने हैं। यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन। आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल में बात करनी है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, how trees make the world a better place to live in, places with large number of trees are cooler, etc. You can end the article. अब ये जो बातें हैं ना दोस्तों, ये ध्यान रखना क्योंकि इसी के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। इवन ये वाली बात जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि सही समय जो था पेड़ उगाने का वो 20 साल पहले था और सेकेंड सही समय है अब। इसके बेसिस पर काफ़ी क्वेश्चंस हैं। Why do trees make the world a better place to live in? तो यहां हम लिख देंगे ऑल ऑफ द अबव। ट्रीज हमें किससे बचाते हैं? हार्मफुल यूवी रेस से। प्लेसेस इनहैबिटेड बाय ट्रीज कूलर कंपेयर टू कॉन्क्रीट जंगल्स, क्योंकि यहां पर देखो कूलर कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज चाइनीज प्रोवर्ब सेकेंड बेस्ट टाइम टू प्लांट ट्रीज इज नाउ। तो अगर आपने क्वेश्चन ठीक तरह से पढ़ा है तो आप इन आंसर्स को आराम से कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है एक फॉर्मल लेटर। आपको थेफ्ट्स के बारे में लेटर लिखना है डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस चंडीगढ़ को और उनसे रिक्वेस्ट करनी है ताकि वो पेट्रोलिंग इंक्रीज कर दें आपकी लोकेलिटी में रात के समय। तो आप किसको लेटर लिखेंगे? आप लिखेंगे डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस चंडीगढ़ को। तो MCQs के आंसर आपको ध्यान से देखने हैं, कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप फिर से पढ़ेंगे, फिर आप सही आंसर चूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या होगा इसका? इसका सब्जेक्ट होगा अगेन बहुत फॉर्मल और छोटा, इंक्रीजिंग थेफ्ट्स इन चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है इसका सूटेबल सेंटेंस आप किस तरह अपने लेटर को शुरू करेंगे, बॉडी ऑफ द लेटर को कैसे सही तरह से शुरू करेंगे। आप कहेंगे आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ थेफ्ट्स इन आवर लोकेलिटी, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आप बॉडी ऑफ द लेटर में क्या रिक्वेस्ट करेंगे, तो आपका सही सेंटेंस क्या होगा? वी रिक्वेस्टेड, वी हैव रिक्वेस्टेड, वी रिक्वेस्ट या वी रिक्वेस्ट यू टू डेप्यूट फॉर पेट्रोलिंग, फॉर डिप्यूट मोर पुलिसमैन फॉर पेट्रोलिंग। अब आपको इसमें ग्रामर का क्वेश्चन आ रहा है, ये है तो राइटिंग का लेकिन ग्रामर भी है, तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला सवाल है इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग आप कैसे करेंगे? लविंगली कहेंगे, फेथफुली कहेंगे, बेस्ट विशेस कहेंगे या ओबीडियंटली कहेंगे? सही आंसर है बी, योर्स फेथफुली। अब चलते हैं सेक्शन सी, ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 7 है 4 नंबर का। आपको एक एक नंबर के प्रपोजिशन के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको सही प्रपोजिशन फिल करते हुए इन्हें कंप्लीट करना है। साउथ अफ्रीका इज फेमस फॉर इट्स डायमंड्स, वॉकिंग अप द स्टीप स्लोप वॉज वेरी टायरिंग, देयर वॉज इनफ मनी इन हिज पॉकेट, पुट द क्लोथ्स इन द क्लोजेट। अगला सवाल है कंजंक्शंस का, आपको सही कंजंक्शन चूज करते हुए इन्हें फिल अप करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट में आएगा एंड, सेकंड में आएगा और। अनु लाइक्स टू पेंट एंड स्कल्प्ट, जया मे बी इन हर रूम और इन द गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको वर्ब्स दे रखे हैं, आपको 2 चॉइसेस दे रखी हैं, 2 में से कोई एक चूज करके इसे फिलअप करना है।
तो सही आंसर होगा व्हेन एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज 3 years old, his parents were very worried. He seemed intelligent but had not spoken a single word. अगला सवाल, कंप्लीट द नोट। आपको इसमें ऑप्शंस गिवन है ऑलरेडी, तो आपको सही ऑप्शन चूज करते हुए इनको फिलअप करना है। ये भी मिक्स्ड बैग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग तरह की चीजें हैं। मोस्टली इट इज प्रपोजिशन दैट आई कुड फाइंड। तो इसके सही आंसर्स हैं, आई एम नेहा एंड आई लिव इन दिल्ली। ड्यूरिंग माई समर वेकेशन आई लाइक टू ट्रैवल टूवर्ड्स कन्याकुमारी बिकॉज ऑफ द वेदर एंड द पीपल देयर। चलते हैं अगले सवाल पर, वो भी इसी तरह का है। अगेन यहाँ पर आपको चॉइसेस गिवन है, आपको सही वर्ड सही फ्रेज चूज करके इसे फिलअप करना है। तो सही आंसर्स हैं ये, वाइल इंटरव्यूइंग चिल्ड्रन who were candidates for a special program, one of the questions asked was, what would life be like 100 years hence? Ravi, one of the candidates, answered, one thing is for sure, February will be the longest month as they add a day to it every 4 years. क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है इसलिए हमने विल बी कहा है यहाँ पर। चलते हैं सेक्शन डी पर, जिसमें पहला क्वेश्चन है मैच द कैरेक्टर विद द स्टोरी। एक साइड पर आपको कैरेक्टर्स गिवन है, एक साइड पर लेसन्स के नेम्स। आपको सही कैरेक्टर को सही लेसन नेम से ज्वाइन करना है। रिटर्न ऑफ द लायन के थे शिवाजी, टाइगर कम्स टू टाउन के थे मास्टर, लास्ट स्टोन मेसन के थे सलीम। अगला सवाल, ट्रू फॉल्स, ये भी रिटर्न ऑफ द लायन में से बेस्ड है। तो थर्ड साधु शिवाजी खुद थे, ट्रू। शिवाजी ने अपने बेटे को दुश्मन के हाथों में छोड़ दिया था, गलत। जीजाबाई ने ये मानने से इनकार कर दिया था कि लेटर आगरा से आया क्योंकि औरंगजेब हमेशा झूठ बोलता था, करेक्ट। सो ट्रू फॉल्स ट्रू इज द राइट आंसर। अगला सवाल 9 गोल्ड मेडल्स से है, ये भी ट्रू फॉल्स है। सो कंटेस्टेंट्स ने वीक्स और मंथ्स की ट्रेनिंग की थी गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, बिल्कुल सही। 10 एथलीट्स थे, नहीं, क्योंकि 9 एथलीट्स थे तभी उसका नाम है 9 गोल्ड मेडल्स। रेस सबसे छोटे एथलीट ने जीती थी, जी नहीं, आंसर है सभी ने जीती थी। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स। चलते हैं कोऑपरेट एंड प्रॉस्पर का, आपको एक्सर्प्ट गिवन है, आपको उसके बेसिस पर फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो इसके सही आंसर्स होंगे, द पीपल ऑफ गुजरात वर फार्मर्स, देयर मेन ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर, द पुअर प्लाइट ऑफ फार्मर्स मूव द हार्ट ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब दिक्कत क्या है, इस वाले क्वेश्चन में एग्रीकल्चर मेंशन्ड ही नहीं है। अब क्योंकि फार्मर्स है, फार्मर्स का प्रोफेशन क्या होता है, एग्रीकल्चर। सो ये आंसर हमने अपने आप लिखा है, बाकी सारे के सारे आंसर्स इसमें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है इंडियन वीवर्स में। एट ब्रेक ऑफ द डे द वीवर्स आर वीविंग अ गारमेंट सोगे फॉर, किसके लिए ब्रेक ऑफ द डे में किसके लिए गारमेंट वीव किया जा रहा है, इट वॉज अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। डेड मैन्स फ्यूनरल कैसा दिखता है, उसमें 2 वाइट की सिमिली यूज की गई है, एक वाइट यूज किया गया है फेदर के लिए और एक वाइट यूज किया गया है क्लाउड के लिए। तो आप कहेंगे फर्स्ट का आंसर न्यूबॉर्न बेबी, अ फेदर, अ क्लाउड। तो अब ये हो गए हमारे सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन तक। अब चलते हैं पार्ट बी पर, जहां आपको लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पहले आ जाते हैं सेक्शन ए रीडिंग पर। तो यहाँ आप देखिए बैंगल्स हैव, तो ये एक डिस्क्रिप्टिव पैसेज है, एक जनरल पैसेज है, बैंगल्स के बारे में बताया जा रहा है। बैंगल्स हिस्ट्री में किस तरह से यूज की जाती थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में बताया गया है, और आर्कियोलॉजिस्ट कैसे उसको फाइंड करते थे, क्या क्या किस तरह से बैंगल्स को डेकोरेट किया जाता था, उन्हें बनाया जाता था, वो सब इस पैसेज में मेंशन्ड है। फिर सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है कि इंडिया की जो डाइवर्स कम्युनिटीज़ हैं वो बैंगल्स को किस तरह से बनाती हैं और कैसे पहनती हैं, और बैंगल अब कैसे इवॉल्व हुई है, और आज बैंगल का क्या अस्तित्व है। तो क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को बाद में भी कर सकते हैं, द अर्थ वॉज डग आउट टू फाइंड ओल्ड ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ये सिनोनिम्स का क्वेश्चन है। लेकिन इसके सही आंसर है एक्सकवेटेड, और दूसरा है लाइवलीहुड बेस्ड ऑन रियरिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, वो है पेस्टोरल। तो ये आंसर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ, ये आ गया पेस्टोरल, और एक्सकवेटेड है यहाँ पर। सो दीज आर द करेक्ट आंसर्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। What did the bangles symbolize during pre-Vedic period and after the arrival of the Vedas? अब आप देखिए, pre-Vedic period, after the arrival of the Vedas, आप इन दोनों लाइंस को as it is भी लिख देंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। अगला क्वेश्चन है, describe the bangles which were worn by the women of Bastar region of मध्य प्रदेश। तो आप बस्तर ढूंढेंगे, मध्य प्रदेश ढूंढेंगे, और आपका आंसर मिल गया। सो दिस इज द आंसर, women of Bastar region, ये सब आप लिख देंगे। Ancient bangles, Indus Valley civilization। तो अगेन ये आपके दोनों कीवर्ड्स हैं, इस तरह से आप पैसेज में जाएंगे, ये चीज ढूंढेंगे और अपना आंसर मार्क कर देंगे। कैसे ढूंढेंगे, तो ये आ गया एंशिएंट और ये आ गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप ये सारा का सारा मेंशन कर देंगे, राइट। सो डायरेक्ट था काफ़ी और इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप ढंग से रीड करेंगे, ढंग से आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे, आप सेक्शन ए में भी बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं।
अब आ जाते हैं सेक्शन बी यानी राइटिंग पर, जिसमें पहले आपको क्वेश्चन दिया गया है मैसेज बेस्ड राइटिंग का, जिसमें टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है अनीता और प्रिया के बीच। अनीता ने कॉल किया और वो वरुण से बात करना चाहती है। तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए किसका फोन आया, किसके लिए फोन आया और किसने फोन उठाया, ठीक है। और फिर आपको मैसेज ड्राफ्ट करना है। आप चाहें तो इसे बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं बॉक्स बनाना भूल गई हूँ। आप सबसे ऊपर लिखेंगे मैसेज, फिर आप डालेंगे डेट, फिर आप लिखेंगे टाइम, फिर आप बताएंगे कि आप किसको मैसेज लिख रहे हैं। तो आप हे वरुण या सिर्फ वरुण भी लिख सकते हैं। फिर आपका जो सबसे बड़ा डायलॉग है उसी में से आपको आंसर मिलेगा। आप कहेंगे अनीता कॉल्ड अप टू इन्फॉर्म यू टू ब्रिंग द प्रोजेक्ट फाइल्स, वी की जगह यू बोथ वर्कड ऑन टुगेदर, यू नीड टू सबमिट देम टुमारो। तो ये हो गया मैसेज और नीचे आप अपना नाम लिख देंगे। सो दिस इज द मैसेज। आपको फॉर्मेट सही लिखना है और लैंग्वेज ठीक लिखनी है, तभी आपको इसके 2 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिपेंडेंस डे आपके स्कूल में सेलिब्रेट हुआ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वीना बाला आई, चीफ गेस्ट के तौर पर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है 100 वर्ड्स में। अब बेशक ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन 100 वर्ड्स कहा गया है तो आप 100 to 120 वर्ड्स में लिख सकते हैं। आप हैं हेड बॉय या हेड गर्ल। सबसे पहले आप लिखेंगे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन रिपोर्ट, या आप इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस भी लिख सकते हैं। बाय आप लिख देंगे XYZ हेड बॉय या फिर हेड गर्ल। फिर आप लिखेंगे प्लेस और डालेंगे डेट, और फिर अपना रिपोर्ट लिखना स्टार्ट करेंगे। मोस्टली रिपोर्ट को पैसिव वॉइस और पास्ट टेंस में लिखना है। On August 15, our school proudly celebrated Independence Day with great enthusiasm. The chief guest district magistrate, Ms. Veena Bala, graced the occasion. The event began with the flag hoisting ceremony, followed by the national anthem sung by all students. Ms. Bala delivered an inspiring speech about the significance of freedom and our responsibilities as citizens. Various cultural programs showcased patriotic dances, songs, and a skit reflecting India's journey to independence. The celebration concluded with prize distributions for students excelling in academics and extracurricular activities. और लास्ट में आप लिख देंगे इट वॉज अ मेमोरेबल इवेंट फॉस्टरिंग नेशनल प्राइड अमंग स्टूडेंट्स। अगला सवाल है आपको एक आर्टिकल लिखना है। मेरी माने तो सेकंड वाला ऑप्शन ज़्यादा आसान लगा मुझे। वैसे तो इसमें इंडिपेंडेंस डे पर स्पीच लिखनी थी, लेकिन फिर भी ये वाला ज़्यादा आसान है। इसमें आपको फेस्टिवल्स के बारे में बताना है, इंडिया के फेस्टिवल्स 100 वर्ड्स में है। क्यों आसान है? क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे हिंट्स दे रखे हैं। फेस्टिवल्स क्या लाते हैं, नंबर ऑफ फेस्टिवल्स बता सकते हैं। हर फेस्टिवल का एक सोशल, रिलीजियस, माइथोलॉजिकल वैल्यू है। वो हमें ईवल को फाइट करने के लिए बताते हैं, प्रेयर्स ऑफर करते हैं, एथनिक क्लोथ्स पहनते हैं और खुशी मनाते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो नेम सम ऑफ द फेस्टिवल्स। तो ये मुझे ज़्यादा आसान लगा। आप लिखेंगे फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया बाय, आपको नाम पहले ही बता रखा है, आप करुण या करुणा है। 2 या 3 पैराग्राफ्स में आपको अपना आंसर फॉर्म करना है। आप चाहें तो इसे थोड़ा बड़ा भी लिख सकते हैं, मैंने इसको छोटा ही लिखा है। India is a land of diversity, celebrated through its vibrant festivals that bring happiness and joy to millions. Our rich cultural heritage is reflected in the multitude of festivals like Diwali, Eid, Holi, Christmas, and Pongal, each holding social, religious, and mythological significance. They teach us to fight evil and promote unity among diverse communities. अब सारा का सारा आप इसमें से ही लिखकर अपने किसी फेवरेट फेस्टिवल के बारे में भी एक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अगले पैराग्राफ में। सो दिस वाज सिंपल। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है लेटर राइटिंग का क्वेश्चन। आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना है जनरल मैनेजर डीटीसी को, कंप्लेन करते हुए कि डीटीसी बसेस इरेगुलरली रन कर रही हैं आपके रूट पर। आप हैं सागर और ये है आपका एड्रेस। तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए और सही ग्रामर लिखनी है। टोन आपकी फॉर्मल होगी, बहुत ज़्यादा स्लैंग और इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज नहीं करनी है। सो हाउ विल यू राइट? सबसे पहले आपने एड्रेस लिख दिया F2/14 मॉडल टाउन दिल्ली। आपने डेट डाल दी ऑफ राइटिंग द लेटर। फिर आपने कहा द जनरल मैनेजर। पोस्ट से पहले द जरूर लिख देना और टी को कैपिटल करना। उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और फिर दिल्ली लिख दिया। तो ये 3 चीज, और इन दोनों के बीच में आप चाहें तो एक लाइन छोड़ सकते हैं जिससे आपका लेटर काफी साफ सुथरा नीट नजर आए। देन कम्स द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप लिखेंगे कंप्लेंट रिगार्डिंग इरेगुलर रनिंग ऑफ डीटीसी बसेस। डियर सर और मैडम, अब आप अपनी प्रॉब्लम लिखना शुरू करेंगे कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन द फ्रीक्वेंट इरेगुलरिटीज इन द ऑपरेशन ऑफ डीटीसी बसेस ऑन माई रूट। आप रूट का नाम बता देंगे। तो आप बताएंगे कि बसेस लेट रन करती हैं, दे डू नॉट अराइव एट ऑल, एंड इनकन्सिस्टेंसी, काफ़ी इनकन्वीनियंस हो रही है कम्यूटर्स को, इसलिए मिस्ड अपॉइंटमेंट्स और इंक्रीज ट्रैवल टाइम होता है। इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि इस मैटर में देखिए और कुछ नेसेसरी एक्शंस लीजिए ताकि टाइमली और रेगुलर सर्विस हो सके। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस इंपॉर्टेंट इशू। योर सिंसियरली सागर। अगला सवाल है एक चॉइस बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आपको एक
इनफॉर्मल ईमेल लिखना है अपने फ्रेंड सारा को, जिनसे आपकी काफ़ी समय से बात नहीं हुई है। आप उन्हें ईमेल लिखते हुए बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, वो कैसी हैं और वो क्या कर रही हैं। तो वैसे तो इनफॉर्मल लेटर में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये ईमेल है इसलिए आप एक सब्जेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट कितना जो भी होगा आप इनफॉर्मल सब्जेक्ट ही लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू sara01@email.com, सब्जेक्ट आप लिखेंगे लॉन्ग टाइम नो सी। फिर आप लिखेंगे डियर सारा, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। आप ये भी लिख सकते हैं आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू इन द गुड हेल्थ और इन द पिंक ऑफ हेल्थ। इट फील्स लाइक एजेस सिंस वी लास्ट स्पोक और सॉ ईच अदर। कोशिश करेंगे कि आप इसमें कॉन्ट्रैक्शंस यूज करें जैसे कि ये, इडियम्स यूज करें जैसे कि ये, ताकि आपका आंसर इनफॉर्मल नजर आए। I've been keeping busy with school and my extracurricular activities. Recently I joined a new club. तो आप क्या कर रहे हैं? मैं एक क्लब को ज्वाइन कर चुकी हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने एक शॉर्ट ट्रिप भी ली माउंटेन्स की तरफ अपनी फैमिली के साथ, जो कि बहुत रिफ्रेशिंग थी। तुम कैसी हो? तुम्हारी लाइफ में क्या नया चल रहा है? और मैं ज़रूर तुम्हारे बारे में जानना चाहूंगी। लेट्स फाइंड अ टाइम टू कैच अप सून। टेक केयर XYZ। तो ये हो गया आपका ईमेल। लेट अस नाउ मूव टू सेक्शन सी, ग्रामर। ग्रामर में आपको वर्ब रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको सही फॉर्म चूज करते हुए फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो दिस इज अगेन वेरी सिंपल, आपको दो ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है। मिस्टेक्स है तो आप आर लगाएंगे, बुक्स है लेकिन नीदर है तो आप नीदर के हिसाब से इज लगाएंगे, राइट। फादर, फादर के साथ आप हैज लगाएंगे। अगर यहाँ पर विद है तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे, सीधा फादर का हम वर्ब लगाएंगे तो हैज आएगा। अगर यहाँ पर एंड होता तब हैव हो जाता। एवरी वन तो सिंगुलर है तो यहाँ पर रिस्पेक्ट्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजंक्शंस। इसमें आपको कंजंक्शंस की चॉइसेस गिवन नहीं थी, आपको खुद ही लिखने थे। तो सही आंसर्स हैं ये, आई वॉन्ट सम ब्रेड टू ईट एंड सम मिल्क टू ड्रिंक, वर्क केयरफुली और यू माइट स्लिप, ऑल द स्टूडेंट्स ट्राइड द क्वेश्चन बट नोबडी कुड सॉल्व इट, नोबडी लाइक्ड हिम एज ही वॉज वेरी प्राउड। अगला सवाल है prepositions का। तो prepositions फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एग्जाम की तैयारी अभी कर रहे हैं तो। सो डोंट फॉरगेट टू डू prepositions, conjunctions and verbs, subject verb agreement, ये सब तो करना ही करना है। तो इसके आंसर्स हैं शी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, somebody is knocking at the door, the ant crawled on the wall। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको आंसर देखते हुए, एक एग्जाम्पल आंसर देखते हुए इनको सही फिलअप करना है। तो ये मॉडल्स का क्वेश्चन है क्योंकि वुड एक मॉडल है। तो जब वुड से सवाल पूछा जा रहा है तो आंसर भी वुड में ही होगा और इसका नेक्स्ट आंसर होगा शैल। ऑफ कोर्स आई वुड, शैल वी गो एंड टेल योर पेरेंट्स देन। तो जब हम कोई प्रपोजल देते हैं, कोई सजेशन देते हैं तो हम शैल यूज करते हैं, अदरवाइज शैल का यूज इतना ज्यादा नहीं होता। अगला सवाल रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना, अगेन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जो सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स हटा देंगे, कॉमा हटा देंगे, सेड के बाद दैट लगाएंगे, आई का ही हो जाएगा क्योंकि जो एक लड़का है, हैव का हैड हो जाएगा, बाकी सारा सेम। राहुल सेड दैट, आई का हो जाएगा ही, एम का हो जाएगा वॉज, बाकी सारा सेम। नेक्स्ट इज सेक्शन डी, लिटरेचर। पहला सवाल है व्हाट हैपेंड टू द 8 अदर रनर्स व्हेन द स्मॉलेस्ट अमंग देम गिव आउट अ क्राई ऑफ एंग्विश। मतलब जब एक एथलीट नीचे गिर जाता है और आवाज लगाता है तो बाकी के 8 रनर्स क्या करते हैं। When the smallest runner cried out in anguish after stumbling, बाकी सारे रुक जाते हैं, टर्न करते हैं और उसको हेल्प करने के लिए जाते हैं। फिर उसके बाद वो एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर फिनिशिंग लाइन तक पहुंचते हैं, जिससे उनकी कंपैशन और स्पोर्ट्समैनशिप नजर आती है। गोपाल के हिसाब से किस तरह की चीजें स्कल्प्ट करने से पैसा ज्यादा आएगा। ये है द लास्ट स्टोन मेसन का। तो गोपाल कहता है कैंडल स्टैंड स्कल्प्ट करने चाहिए, पेपर वेट्स करने चाहिए, एश ट्रेस करनी चाहिए, जिनसे उनको ज्यादा पैसा मिले क्योंकि इन चीजों की ज्यादा सेल होती है। मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन एज वोवन बाय द वीवर्स की ब्यूटी को डिस्क्राइब कीजिए। तो आप उसको बता देंगे ये बहुत वाइब्रेंट होती है, ब्यूटीफुल होती है, प्लूम्स ऑफ द पीकॉक जैसे होते हैं उसी तरह से वो बहुत ज्यादा कलरफुल होती है। अगला सवाल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कैसे ऑनर किया जब उनकी डेथ हुई। तो उन्होंने उन्हें 21 गन सैल्यूट यानी 21 तोपों की सलामी दी जब उन्हें बैरी किया गया वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौंडिबा को किस तरह से उसकी ब्रेवरी पर रिवॉर्ड किया गया। 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे पहले तो उसे इतना पैसा दिया गया 12970 12,970 रुपीज़, फिर उसे काफ़ी तारीफ की गई और उसे एक घर भी दिया गया होम फॉर द ब्लाइंड में, और उसकी कहानी और उसकी पिक्चर कई न्यूज़पेपर्स में पब्लिश की गई। गांधी जी और उनके रिलेटिव ने सुसाइड करने का निश्चय कैसे किया और क्यों। स्टीलिंग एंड अटॉनमेंट लेसन में से है। तो गांधी जी चोरी करके सिगरेट खरीदते थे
और इसके बाद उन्होंने अपने भाई के आर्मलेट में से कुछ सोना चुरा कर भी ऐसा काम करने की कोशिश की थी। लेकिन जब उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और वो बहुत ज़्यादा गिल्टी कॉन्शियस हो गए तो उन्होंने सोचा कि हम खुद को जहर दे लें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया अल्टीमेटली। अगला सवाल है, बच्चा क्या चाहता है कि एडल्ट्स आर्म फैक्ट्रीज में के लिए क्या करें? तो बच्चा चाहता है कि वो इस तरह के प्रोमिसेस ना करें और आर्म्स ना करें। वो सबको बुलाता है ताकि आर्म फैक्ट्रीज और आर्म मेकर को स्टॉप कर दिया जाए कि अब इस तरह के वेपन्स ना बनाओ और इस तरह के वॉर्स ना लड़ो। अगला क्वेश्चन है, कितने एथलीट्स थे और कहाँ से आए थे? अब कहाँ से आए थे वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था पोएम में, तो वही हम इसमें बताएंगे कि 9 एथलीट्स थे टोटल। और पोएम ये नहीं बताती है कि कहाँ से आए थे, लेकिन हाँ ये मेंशन किया गया है कि वो डिफरेंट कंट्रीज से आए थे compete करने के लिए। एंड दैट इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन पेपर। आई होप आपने क्वेश्चन पेपर ठीक किया होगा, और अगर आप इंग्लिश के क्लास 10 के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।